बैक टू VSC क्लासेस। हाँ जी बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, मतलब डाइजेशन के सारे पार्ट्स पढ़े और बहुत सारा डिटेल में बहुत सारी कुछ चीज़ें पढ़ी। अब बेटा हम मेन पार्ट पे आते हैं, क्या? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भाई अगर हमने खाना खाया तो उसका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। कौन से एंजाइम्स हैं जो उस पर एक्ट कर रहे हैं जिससे वो डाइजेस्ट हो रहा है, जिससे वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हम इससे डील करेंगे बेटा। इसके डील करने से पहले हम लोग, आपको पता है ना कि हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग स्टमक पढ़ चुके हैं, हम लोग माउथ पढ़ चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब हमें किससे डील करना है? हमें चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो उसमें जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन लिखा है तो उसका मतलब समझना है, उसके जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जो हम फूड खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे एनर्जी में कन्वर्जन कैसे हो रहा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। मतलब ऑल ओवर हमको पढ़ना है कि फूड का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है। बच्चों देखो, जैसे कि हम बोले कि हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसका डाइजेशन? हमारे फूड का डाइजेशन और हमारे बॉडी में, हमारे फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में, हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों डाइजेशन में दो प्रोसेस होती हैं, मतलब फूड का डाइजेशन जब भी होता है तो दो प्रोसेस होंगी। एक तो बेटा मैकेनिकल प्रोसेस होगी और एक प्रोसेस होगी केमिकल। अरे वाह मैडम, ये दो प्रोसेस तो NCERT में लिखा है कि मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन मैम इनका मतलब क्या है? तो बच्चों इनका मतलब है, मैकेनिकल का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना विद द हेल्प ऑफ फिजिकल हेल्प, ठीक है। मतलब फिजिकल किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, फिजिकली, जैसे कहते हैं ना फिजिकल मेहनत कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। कैसा हार्ड वर्क कर रहे हैं? फिजिकली, जैसे कि गुम्मे पत्थर उठा के रखना, ब्रिक्स उठा के रखना, और कुछ भी, मतलब जो आपकी एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल पार्ट्स का यूज़ करके आप उसमें फिजिकली उस पर वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ फिजिकल मैथड एंड दैट इज़ मैकेनिकल मैथड। मतलब आपका एनर्जी फिजिकली यूज़ हो रही है। और बेटा केमिकल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं फूड के ब्रेक डाउन में, उसको बोलते हैं हम केमिकल। समझ आया? ये दो चीज़ें। तो बेटा अभी हम बात करेंगे मैकेनिकल की। बच्चों मैकेनिकल प्रोसेस बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी में मैकेनिकल प्रोसेस दो जगह होती है, वो है माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रहेगा। अब बेटा सबसे पहले माउथ की बात करें तो माउथ में मैकेनिकल प्रोसेस होती है। हम डील करेंगे सबसे पहले इन माउथ में। माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है और कौन कौन से एंजाइम क्या एक्ट करता है जिससे उसका फूड टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। हमने पढ़ा बेटा कि हमको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉम्प्लेक्स, है ना बच्चों। और इसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करेंगे तभी इसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। भाई साबुत तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता। गुलाब जामुन खाया और सोचा कि साबुत मतलब आपकी वीन्स में, आपकी ब्लड वेजल्स में चला जाए तो नहीं जा पाएगा ना, ऑब्वियसली। तो क्या है, उसको ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि आपने रोटी ली, रोटी को भी छोटे छोटे पीसेस में आपने तोड़ा, ऑब्वियसली साबुत रोटी तो नहीं खा जाते ना, मम्मा बनाती है रोटी तो उसको छोटे छोटे पीसेस में पीस करके ही खाते हो आप, है ना, टुकड़ों में खाते हो। तो बच्चों क्या किया, ये रोटी ली, इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, ये भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और ये मैकेनिकल प्रोसेस कौन कर रहा है? हमारे हाथ कर रहे हैं, है ना, हमारे हाथ कर रहे हैं, हम लोग तोड़ रहे हैं उसको। तो वो मैकेनिकल प्रोसेस कौन कर रहा है? हमारे हाथ कर रहे हैं। किसको तोड़ने में? रोटी को तोड़ने में, छोटे छोटे पीसेस में। अब इन छोटे छोटे पीसेस को हमको खाना है कि और छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। इन छोटे छोटे पीसेस को हमको खाना है कि और छोटे छोटे पीसेस हो जाएं। भाई इसलिए नहीं खाना है, खाना तो हमको एनर्जी के लिए है, लेकिन बेटा एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी तभी मिलेगी ना जब इनका ब्रेक डाउन होगा। ये जब पहुंचेंगे हमारे ब्लड वेजल्स में, है ना, और ब्लड वेजल्स तो इतनी पतली पतली कैसे निकलेंगी, ये कैसे पास आउट करेंगे? तो भाई इसका तो ब्रेक डाउन होना बनता है ना।
चलो बच्चों देखो, हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्जन होना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्जन होना ही क्या है, डाइजेशन है। ठीक है, बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड। सबसे पहले बेटा मैकेनिकल जो मेथड है दैट इज डन बाय टीथ। हमारे टीथ क्या करते हैं, हमारे टीथ करते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। हमारे टीथ क्या करते हैं बेटा, हमारे टीथ करते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को मेस्टिकेशन कराना। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। भाई चलो हमने लिया फूड, और फूड हमारे टीथ जो है अपर जॉ और लोअर जॉ में जो टीथ स्ट्रेट हैं, जो हम लोगों ने टीथ के बारे में पढ़ा था, तो टीथ का फंक्शन क्या था, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ये तो पढ़ चुके हैं हम। तो भाई टीथ ने अपना काम कर दिया, क्या कर दिया कि बड़ा सा मॉलिक्यूल था उसको छोटे छोटे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक बात और हमने पढ़ा था बेटा, फूड में 3 चीज़ें होती हैं, फूड में 3 चीज़ें होती हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। याद आया आपको? ठीक है, मैंने और क्या बताया था, मैंने बताया था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फिर प्रोटीन का, फिर फैट का, सॉरी पहले फैट का फिर प्रोटीन का। ठीक है, ये बताया था ना। चलो फ्रूट जूस पीने करके, इसे बताया था। तो बेटा हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट पहले डाइजेस्ट होगा, फैट बाद में, फिर प्रोटीन। इतना तो याद है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम आते हैं वापस किस पे, टीथ पे, जिसने क्या करा, मेस्टिकेशन कराया फूड का। जिसने क्या कराया, फूड का मेस्टिकेशन करा दिया। किसका कराया, फूड का मेस्टिकेशन करा दिया टीथ ने। भाई फिजिकल मेथड हो गई, फिजिकल मेहनत हो गई। अब देखो बेटा केमिकल मेहनत कैसे होती है। माउथ में होता है एक, माउथ में होता है क्या, सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है, इतना तो पता है ना, हमारे माउथ में सलाइवा है। हमने सलाइवरी ग्लैंड्स भी पढ़ी हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट कर रही हैं सलाइवा, और सलाइवा में क्या क्या होता है ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, जैसे कि थायोसाइनेट, लाइजोजाइम्स और कुछ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कुछ एंजाइम नहीं, कौन सा एंजाइम, एक ही एंजाइम हो रहा था। जल्दी बताओ, याद है आप लोगों को कौन सा एंजाइम था बच्चों? सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवा में है अमाइलेज, या फिर जिसको बोलते हैं टाइलिन। आया समझ? हमारे सलाइवा में क्या है, सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। तो बच्चों अब हम आते हैं केमिकल मेथड पे, केमिकल मेथड में कैसे डाइजेशन होगा। तो बेटा 30% हमारा स्टार्च डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, देखो बेटा सलाइवरी अमाइलेज को ही टाइलिन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यही हो गया। क्या, पहला तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि मैकेनिकल डाइजेशन कौन कराता, टीथ कराता है। अब माउथ में डाइजेशन कौन करा रहा है, सलाइवरी अमाइलेज। पूछ लेंगे विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, तो आप क्या आ जाएगा, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो आप टिक कर लोगे सलाइवरी अमाइलेज। और अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन और बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ द, तो बोथ ऑफ दिस लगा दोगे। क्यों? क्योंकि बेटा सलाइवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम टाइलिन है, पी साइलेंट होता है इसमें, टाइलिन। अब देखो बेटा 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ अमाइलेज दैट इज टाइलिन, और ये कन्वर्ट होता है, एक तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है और अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है। बेटा ये शुगर है, और बस ऐसे याद कर लो कि लार्ज मॉलिक्यूल है शुगर का, बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल, और उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पता चला कि हमारे माउथ में 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन आवर माउथ with the help of salivary amylase that is टाइलिन, and it is converting into what, it is converting into maltose and alpha dextrin। याद रहेगा, माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में ये कन्वर्ट हो रहा है। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, हाँ अब मैंने बताया था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, फिर फैट, फिर प्रोटीन, जैसे कि हम लोगों ने लर्न किया था ना, चलो फ्रूट जूस पीने करके। तो इसे याद कर लो कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। तो इसमें क्या आ गया, स्टार्च क्या है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है बेटा, स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना, तो ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो रहा है।
हो रहा है ना माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। इतना क्लियर हुआ, याद रहेगा। हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैकेनिकल प्रोसेस हमारे टीथ करा रहे हैं, दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड। और सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो टाइलिन है, दैट इज अ एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड इट इज digesting 30% of starch that is carbohydrate into maltose and alpha dextrin. Is that clear? यहाँ तक पहुँच गए, इसमें कन्वर्जन हो गया। एनी डाउट? नहीं ना बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखिए बच्चों आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। क्या चीज़ है ये भी सुन लो। देखो बेटा, when food is it visible ना, हाँ, when food mix with saliva, जब बेटा आपका फूड जो है, फूड था that is mixing with saliva, तो it will known as bolus। आया समझ? जब आपका फूड मेस्टिकेट जो हुआ वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, that will form bolus। भाई वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स क्यों हो रहा? पहली बात तो ये सलाइवरी अमाइलेज है और माउथ में है तो मिक्स तो होगा ही, तो वो क्या बना रहा है, वो बोलस बना रहा है। क्यों बना रहा है? फॉर द लुब्रिकेशन, है ना। किसके लिए? लुब्रिकेशन के लिए, कि अगर वो लुब्रिकेट हो जाएगा तो वो क्या है, आराम से मूवमेंट कर जाएगा। उसे कहाँ मूवमेंट करना है भाई, अब उसको माउथ में थोड़ा ना रहना है, माउथ के बाद कहाँ जाना है, फेरिंग्स में जाना है, फिर ईसोफेगस में जाना है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, ऐसे मूवमेंट करना है उसको। तो क्या है, उसे लुब्रिकेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो सबसे पहले जो लुब्रिकेशन कराने का काम है वो क्या कर रहा है, हमारा सलाइवा कर रहा है कि इट इज़ मूविंग फ्रॉम द फेरिंग्स, फ्रॉम द माउथ टू द फेरिंग्स टू द ईसोफेगस। क्लियर? फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स टू ईसोफेगस में मूवमेंट होगा फूड का। तो दिस इज नोन एज बोलस। याद रहेगा, फूड व्हेन फूड मिक्स विद सलाइवा, दिस इज नोन एज bolus, and bolus will move from the pharynx, from the mouth to the pharynx to the esophagus. Clear? इतना समझ आया बच्चों? Any doubt? अब देखो बेटा, bolus हो गया, pharynx से esophagus में, pharynx से esophagus में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ बोलस का। भाई बोलस मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जैसे ही माउथ से फेरिंग्स में जाता है फूड, बोलस, दैट बोलस विच इज मूविंग फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स टू ईसोफेगस, तो जब ये ईसोफेगस में जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेग्लूटिशन या सलॉइंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेग्लूटिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं डेग्लूटिशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस, दिस इज नोन एज, फ्रॉम माउथ टू फेरिंग्स टू ईसोफेगस, दिस इज नोन एज डेग्लूटिशन। इस प्रोसेस को हम डेग्लूटिशन बोलते हैं कि जो बोलस है, जो लुब्रिकेट हो चुका है सलाइवा के थ्रू, अब वो मूव कर रहा है कहाँ, हमारे ईसोफेगस में, दिस इज नोन एज डेग्लूटिशन। इतना समझ आया? पूछ लेंगे व्हाट इज डेग्लूटिशन तो आप बता दोगे, है ना, बोलस का मूवमेंट होना, दैट इज डेग्लूटिशन। अब बच्चों क्या है, हमने पढ़ा था कि ये जो ईसोफेगस हैं इसमें भी कुछ लेयर्स होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 4 टाइप की लेयर्स होती हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये 4 लेयर्स तो होती है ना बेटा। तो ये लेयर्स क्या करा रही हैं, ये लेयर्स मूवमेंट करा रही हैं। तो अब क्या है, देखो बेटा, ईसोफेगस है हमारा, तो ईसोफेगस में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल जो लेयर्स होती हैं वो क्या कराती हैं, वो मूवमेंट करती हैं। कि भाई वो मूवमेंट क्यों करेंगी, वो मूवमेंट करेंगी जिससे बोलस नीचे तक पहुंच जाए, मतलब धक्का लगाएंगी कि भाई तुम नीचे जाओ, पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है। दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ये जो रॉड लाइक है ना स्ट्रेट, तो इससे क्या है, फूड मूव कर रहा है, फूड मूव करेगा तो नीचे धक्का लगाएंगे कि वो नीचे तक जाए। क्लियर? अब बेटा देखो, दिस इज पहले तो हमने पढ़ लिया कि डेग्लूटिशन क्या है, यहाँ तक पहुँचा। अब जो वो मूवमेंट करा रही हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। मतलब जो बोलस आया उसका मूवमेंट जो हो रहा है, अब मूवमेंट होके कहाँ जाएगा, वो स्टमक में जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा ना, ईसोफेगस के बाद स्टमक ही तो आता है। तो भाई स्टमक आएगा तो वो पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के थ्रू कहाँ ले जाएगा, हमारे ईसोफेगस में, हमारे स्टमक में, ठीक है बेटा। ईसोफेगस में यहाँ स्पिंक्टर था, याद करिए, एक स्पिंक्टर हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेंजियल स्पिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेंजियल स्पिंक्टर होता है यहाँ,
जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, जो किसमें खुलता है, हमारे स्टमक में खुलता है। तो बच्चों ये क्या है, ये एक ढक्कन है, ये ढक्कन बंद है। जैसे ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे और मूवमेंट होके कहाँ पहुँचेगा, वो उस गेट पे पहुँच जाएगा और बोलेगा कि खोलो भाई, मुझे अंदर जाना है। कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। और स्टमक में जाके मुझे डाइजेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे मेरी बॉडी को फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए मुझे मूव करना है नीचे जाके, डाइजेशन अपना खुद को ब्रेक डाउन करना है, फूड बोले, ठीक है। तो क्या हुआ, पेरिस्टालसिस के थ्रू कहाँ गया, गैस्ट्रोइसोफैरिंजियल स्फिंक्टर में, और स्फिंक्टर से स्टमक में गया, और स्टमक से क्या हो जाएगा, अब स्टमक में डाइजेशन शुरू होगा। इतना समझ आया? इज इट क्लियर टू यू? है ना बेटा? देखो, दिस इज गैस्ट्रोइसोफैरिंजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, जिसमें ये जाता है, फूड कहाँ जाता है, इसके थ्रू स्टमक में पहुंच गया। क्लियर? आगे बढ़े ना बच्चों? दो चीज़ें समझ में आई क्या, डेग्लूटिशन क्या है और पेरिस्टालसिस क्या है। डेग्लूटिशन मतलब फ्रॉम माउथ टू फेरिंक्स टू ईसोफेगस, मूवमेंट ऑफ बोलस, और उसी बोलस का मूवमेंट यहाँ से मूवमेंट करा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स के थ्रू, और वो फूड का जो मूवमेंट हो रहा है, जो बोलस का मूवमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। याद रहेगा, है ना? आगे बढ़े, चलो। अब बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया कि हमारा 30% स्टार्च, याद रखना, 1 सेकेंड, हाँ, याद रखना कि हमारा 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इन माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन। जो भी मैं ये रिएक्शंस बता रही हूँ, ऐसा बता रहा हूँ ना, तो लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। पूछ लेंगे कि स्टार्च इज 30% ऑफ स्टार्च इज कन्वर्टिंग इनटू, तो माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग, हम बढ़ते हैं स्टमक की तरफ कि अब स्टमक में क्या होगा। बेटा एक बात और, हमारे ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, कोई एंजाइम नहीं सीक्रेट होता है, वो बस मूवमेंट का काम करा रहा है कि भाई मैं मूवमेंट करा दूंगा, दैट इज़ ओके। इसके बाद मैं, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कराऊंगा। बड़ा आराम वाला इंसान है कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस मूवमेंट कराना है, इसके अलावा मैं कुछ काम नहीं करूँगा। तो भाई उसके पास कोई ग्लैंड नहीं है, कुछ एंजाइम नहीं है, तो वो वैसे भी बेचारा, उसके पास कोई एंजाइम नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है, तो वो फिर क्या कराएगा, कोई डाइजेशन नहीं कराएगा। तो अब वो मूव करेगा कहाँ, अब वो मूव करेगा यहाँ, जैसे क्या बोलते हैं, स्टमक। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, चलो हम पढ़ते हैं स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। देख बच्चा, ठीक है, देखो बच्चा, इन स्टमक, भाई अभी तक तो हम माउथ में डाइजेशन करा चुके हैं, 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन आवर माउथ। अब हमको स्टमक में डाइजेशन देखना है, कौन कौन से क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टमक में डाइजेशन कराती हैं। तो देखो बेटा, पहली बात, हाँ चलो पढ़ते हैं। पहली बात याद रखिएगा कि हमारा स्टमक फूड को 4 से 5 घंटे के लिए स्टोर करता है कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ ठहर जाओ। ठीक है बेटा, तो वो बोलेगा फूड से कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ। चलो फूड रुक जाता है, बोलता है ठीक है मैं रुक जाता हूँ। फूड स्टोर्ड बाय स्टमक, ठीक है, फूड स्टोर्ड बाय, अरे यार एक सेकेंड, देखो बेटा, हाँ, फूड स्टोर्ड बाय स्टमक, ठीक, किसने स्टोर किया, स्टमक में, कितने टाइम के लिए, फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे के लिए। पहली लाइन है स्टमक वाली एनसीईआरटी में कि 4 से 5 घंटे के लिए क्या किया, फूड को स्टोर कर सकता है स्टमक। मतलब उसने कहा कि थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारा डाइजेशन हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम रुको यहाँ। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे के लिए फूड स्टोर होता है हमारे स्टमक में। इज दैट क्लियर टू यू बेटा? इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो एक बात और सुनो बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था जी सेल्स, हम लोगों ने पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें थी स्टमक में, लेकिन आप याद करो हमने बताया था जी सेल्स
और जी सेल्स क्या कराते हैं बेटा, जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। क्या बोलेंगे कि गैस्ट्रिन हार्मोन से बोलेंगे भाई तुम रिलीज हो जाओ, तुम निकल जाओ। क्यों निकल जाओ, फूड आ गया है। देखो बेटा जैसे ही फूड पहुंचता है ना तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है। कौन एक्टिवेट करेगा, जी सेल्स एक्टिवेट करेंगे हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन को। और गैस्ट्रिन हार्मोन किसको एक्टिवेट करेगा, इंटर्न गैस्ट्रिक ग्लैंड को। अरे वाह, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो गई हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगी भाई, वो सीक्रेट करने का उनका काम क्या है, सीक्रेट करना। क्या सीक्रेट करेंगी, गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस निकालेंगी। और जूस क्यों निकल रहा है भाई, इसीलिए तो निकल रहा है ना कि ब्रेक डाउन कर सके, कि अपने एंजाइम सीक्रेट कर सकें जिससे डाइजेशन हो सके, है ना। फैट और प्रोटीन का डाइजेशन अभी बचा है ना, कार्बोहाइड्रेट का भी बचा है, लेकिन 30% कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, लेकिन अभी तो प्रोटीन और फैट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। तो क्या होगा, अब इनका डाइजेशन शुरू होने वाला है। तो हमने पढ़ा कि फूड स्टोर करता है, स्टमक स्टोर करता है फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए। फिर जी सेल्स जो हैं, जो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करेंगे। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी हम यहाँ और बताएंगे। देखिए बेटा, अब हम आते हैं एक और पॉइंट, आप याद रखिएगा। हमने पढ़ा कि व्हेन फूड मिक्स विथ सलाइवा इट विल फॉर्म बोलस। ठीक है, व्हेन फूड मिक्स विथ सलाइवा इट विल फॉर्म बोलस। इतना तो पढ़ा था ना। अब बेटा जैसे ही ये बोलस कहाँ पहुँचेगा, स्टमक में पहुँचेगा, और उसमें होंगे कुछ मूवमेंट। क्या होंगे, कुछ चर्निंग मोमेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, इसमें होंगे कुछ चर्निंग मूवमेंट होंगे। और जो चर्निंग मूवमेंट होंगे तब उसको बोलस को क्या बुलाने लगेंगे, हम लोग बुलाने लगेंगे उसको काइम। क्या बुलाएंगे, हम बुलाएंगे उसको काइम। अभी तक क्या था, हमारे माउथ में था, सलाइवा मिक्स हुआ फूड के साथ तो वो बोलस बनाया। अब बोलस से वो बोलस कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, स्टमक में चर्निंग मोमेंट हुए, और चर्निंग मोमेंट होगा तो उसे बोलेंगे हम काइम। क्लियर, इतना क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे हम, काइम। कहाँ बोलने लगे, स्टमक में हम इनको काइम बोलने लगे। आगे बढ़ते हैं हम। चलो, ये 3 पॉइंट तो हमको क्लियर हुए मैडम। ठीक है, अब बेटा इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पैप्टिक सेल थे, और ये सेल्स पढ़े थे ना हम लोगों ने, पैप्टिक सेल और जाइमोजिन सेल्स, ये सारे सेल थे। तो कोई HCl सीक्रेट कर रहा है, कोई पैप्सिनोजिन सीक्रेट कर रहा है ना। पैप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम, रेनिन, ये सारे इनएक्टिव एंजाइम थे। और इनका एक्टिव कौन कर रहा था, HCl एक्टिव कर रहा था, पैप्सिन में कन्वर्ट कर रहा था। फिर पैप्सिन क्या करेंगे, अब वो पैप्सिन का काम यहाँ पता चलेगा आपको कि वो पैप्सिन करेंगे क्या। तो उन एंजाइम्स को यहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, ये 3 लाइन तो आप याद रखना बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एंजाइम्स की तरफ। तो पहला एंजाइम किसके बारे में, पहले कौन सा एंजाइम है बेटा, पहला एंजाइम है हमारा, देखो बच्चों, हमारा पहला एंजाइम है, हमारा पहला एंजाइम है कौन सा, रेनिन। ठीक है बच्चों, पहला एंजाइम क्या है, रेनिन। देखो बेटा, रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ होगा, जो बच्चों में होता है। रेनिन, पहली बात, रेनिन इज प्रेजेंट इन इन्फेंट। किस में होता है, इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों में होगा। आया समझ, रेनिन इज प्रेजेंट इन इन्फेंट, लेकिन ये अडल्ट में एब्सेंट होता है। ठीक है, रेनिन एब्सेंट होता है अडल्ट में, लेकिन प्रेजेंट होता है बच्चों में, याद रहेगा। अब देखो बच्चों, रेनिन का काम क्या है, देखो बच्चे क्या पीते हैं, इन्फेंट क्या खाते हैं, क्या पीते हैं भाई, उनको तो मिल्क ही मिलता है, सबसे ज़्यादा मिल्क ही पीते हैं, क्योंकि उनके भाई टीथ वीथ डेवलप नहीं हुए हैं, कैसे खा लेंगे वो खाना वाना, है ना। तो बच्चों क्या है हमारा, ये इन्फेंट जो है मिल्क ही फीड करते हैं। तो बेटा मिल्क का डाइजेशन हमारा रेनिन कराता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का डाइजेशन
कौन कराता है? रेनिन कराएगा। ठीक है, मिल्क का डाइजेशन कौन कराएगा? हमारा रेनिन जो एंजाइम है वो हमारे मिल्क का डाइजेशन कराएगा। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बेटा, मिल्क में होता है एक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं कैसीन। मिल्क में होता है क्या? एक प्रोटीन दैट इज कैसीन, और इस कैसीन को डाइजेस्ट करेगा। ये कैसीन क्या है बेटा? ये सॉल्युबल होता है। ठीक, कैसीन क्या है? सॉल्युबल है। इस पे करेगा रेनिन एक्ट, इस पे करेगा रेनिन एक्ट। जैसे ही रेनिन ने कैसीन पे एक्ट किया, मतलब मिल्क में एक प्रोटीन है, मिल्क में क्या है? एक प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं कैसीन। ठीक है बेटा, अब इस कैसीन जो ये प्रोटीन है ये सॉल्युबल है, इसको बनाना है इनसॉल्युबल। ठीक है, इसको बनाना है इनसॉल्युबल, तो रेनिन उस पर एक्ट करेगा और इसको इनसॉल्युबल बनाएगा, जिसे हम बोले हैं पैरा कैसीनेट। क्या बुलाएंगे? पैरा कैसीनेट। क्लियर? ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल। समझ आया? इतना पता चला? पैरा कैसीनेट समझ आया बेटा? ठीक है, आगे कैल्शियम भी लगा सकते हैं, कैल्शियम पैरा कैसीनेट करके है। क्लियर? हमने पढ़ा कि इन्फेंट मिल्क ही पीते हैं, और मिल्क पीते हैं तो उसमें रेनिन सीक्रेट होता है, और रेनिन डाइजेशन कराता है किसका? मिल्क के प्रोटीन का, दैट इज कैसीन, विच इज कन्वर्टेड टू पैरा कैसीनेट। सॉल्युबल है कैसीन और इनसॉल्युबल है क्या? पैरा कैसीनेट। ठीक है, ठीक है, समझ आया बेटा? इस प्रोसेस को when casein is converting into para caseinate, this process is known as curdling of milk। मिल्क का कर्ल्ड होना क्या बोलते हैं? When this casein is converting into para caseinate, this is known as curdling of milk। समझ आया? ये तो भाई रेनिन ने काम करा दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि अडल्ट में इनका डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, मिल्क का डाइजेशन रेनिन एब्सेंट होते हैं, तो भाई मिल्क का डाइजेशन कौन कराएगा? बताओ भाई, बताओ, मिल्क का डाइजेशन कौन कराएगा? जब ये एब्सेंट है रेनिन अडल्ट में, तो मिल्क का डाइजेशन, मिल्क बड़े तो पीते हैं ना दूध, हाँ, तो फिर उनमें कौन कराएगा? तो बेटा अब अडल्ट में कौन कराएगा? तो देखो, अडल्ट में बेटा कौन कराता है? पैप्सिन, HCl, ये सारी चीज़ें हैं जो क्या कराएंगी? ये डाइजेस्ट कराएंगी मिल्क को। जैसे कि पैप्सिन हुआ, HCl हुआ, और भी चीज़ें होती है, जैसे काइमोट्रिप्सिन भी, काइमोट्रिप्सिन, ये भी क्या कराएंगे? ये सारी चीज़ें हैं जो अडल्ट में मिल्क का डाइजेशन कराएंगे। समझ आया? अडल्ट में मिल्क का डाइजेशन कौन कराएगा? HCl, पैप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारी चीज़ें डाइजेशन करा देंगी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, पैप्सिन और HCl तो स्टमक में रिलीज हो रहा, काइमोट्रिप्सिन पेनक्रियास वाली पार्ट में हम लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो भाई ये लोग करा रहे हैं मिल्क का डाइजेशन इन अडल्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मिल्क का डाइजेशन, रेनिन का काम। अब हम आते हैं नेक्स्ट काम की ओर, दैट इज पैप्सिन, जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम दैट इज पैप्सिन। ठीक है, आपको पता हो चाहिए कि पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ HCl। ठीक है, HCl की हेल्प से, स्टमक में जो HCl है और पैप्सिनोजन है, तो HCl की हेल्प से पैप्सिनोजन कन्वर्टिंग इनटू पैप्सिन। अब ये पैप्सिन कैसे कन्वर्जन करेगा ये देख लो बेटा। देखो, प्रोटीन्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स होंगे, लार्ज प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे पैप्टोन्स, प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स में। रेप्टाइड्स नहीं, पेप्टाइड है बेटा ये। ठीक है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ पैप्सिन।
पैप्सिन की हेल्प से प्रोटीन, लार्ज जो प्रोटीन, बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो छोटे प्रोटीन्स में, मतलब पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेस में, पेप्टाइड्स में कन्वर्जन होगा उसका। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब बढ़े नेक्स्ट पे। एक होता है बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज, आप लाइपेज हम लोगों ने पढ़ा था ना लिवर में कि वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करा रहा है। तो बेटा ये फैट का एमल्सिफिकेशन कराते हैं, मतलब फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे किसमें, फैटी एसिड्स में और मोनोग्लिसराइड्स में। मोनोग्लिसराइड्स में। और क्या होगा बच्चों, और देखो फैट का इमल्सिफाइड जो फैट होंगे, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, तो इमल्सिफाइड जो फैट्स है ना बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और किस में, ग्लिसरॉल। आया समझ? आया समझ? ठीक है, पैप्सिन प्रोटीन का कन्वर्जन कर रहा है प्रोटीएजेस में, पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में, मतलब लार्ज प्रोटीन है और वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिसे हम पेप्टोन्स भी बोलते हैं, पेप्टाइड्स बोलते हैं, किसी को प्रोटीएजेस बोलते हैं, इनमें कन्वर्जन कर रहा है। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट्स का डाइजेस्ट करा रहा है किसमें, फैटी एसिड्स और मोनोसेकेराइड्स में, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स में। और मोनोग्लिसराइड्स के साथ इमल्सिफाइड जो फैट्स हैं वो भी डाइजेस्ट हो रहे हैं किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा ना बच्चों? हमने माउथ में डाइजेशन पढ़ लिया, हमने स्टमक में डाइजेशन पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का।